ये है iQOO Neo 10R जो 25,000 या 25,000 से कम वाली कैटेगरी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये वो ऑप्शन है जो इस बेस्ट 25,000 वाले फोन के ऑप्शन को खत्म करने वाला है। जी हाँ, ये है OnePlus का Nord CE5। तो इन दोनों के बीच में अगर कंफ्यूजन हो रही है कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होता है, वीडियो आखिर तक एक विनर जरूर हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन उससे पहले सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ यूसेज के हिसाब से मे बी ये वाला फोन अच्छा हो आपके लिए, मे बी कुछ यूसेज के लिए ये वाला फोन अच्छा हो। तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर बॉक्स कंटेंट के बारे में, देखो बॉक्स में सारी चीजें दोनों में ही देखने को मिल जाती है, बट केस यहाँ पर ज्यादा अच्छा आपको OnePlus के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी टाइप A टू टाइप C वाली केबल और टाइप A चार्जर आपको दोनों में ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा बेस वेरिएंट दोनों का 8GB रैम 128GB से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी नॉर्ड जो है ना थोड़ा सस्ता आपको देखने को मिलता है, 24,000 तक ऑफर्स वगैरह के साथ मिल जाता है। और Neo 10R आपको 25,000 तक ऑफर्स के साथ मिलता है। लेकिन Neo 10R के पास एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि इसका 256GB वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। ऐसा कोई ऑप्शन Nord CE5 में देखने को नहीं मिलता है कि जिसमें 4.1 मिल जाए। बट एनीवे, इसके अलावा बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में, देखो बिल्ड क्वालिटी काफी एग्जैक्टली सिमिलर देखने को मिल जाती है। दोनों ही जो है बिल्कुल बेसिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, बट देखने में जो है ना थोड़ा ज्यादा एस्थेटिक मिनिमल डिजाइन के साथ OnePlus आता है। और iQOO Neo 10R में जो है ना आपको इस टाइप से डुअल टोन वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। मेरे को पर्सनली यहाँ पर Nord CE5 का डिजाइन ज्यादा पसंद आया। और ये Nord CE5 ना थोड़ा यहाँ पर फ्लैट फ्रेम के साथ आता है, तो बॉक्सी डिजाइन बन जाता है। Neo 10R भी फ्लैट फ्रेम के साथ आता है, बट इसका बैक वाला पार्ट ना हल्का सा कर्व ही है और थोड़ा स्लिम भी Neo 10R आता है। बाकी दोनों का कैमरा कटआउट भी थोड़े अलग अलग डिजाइन के साथ आता है। तो मेरे को ओवरऑल पर्सनली Nord CE5 ज्यादा लगा, बट ये चीज सब्जेक्टिव है। मे बी आपको यहाँ पर डिजाइन किसी और का पसंद आ जाए। तो आप लोग को किसका डिजाइन ज्यादा बेटर लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। मेन चीजें आ जाती है, देखो IP रेटिंग दोनों में सेम मिलती है, IP65 की। एंड वेट बैलेंस भी आप बोलोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों को टाइप C वाला USB 2.0 के साथ आता है। इसके अलावा iQOO में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। Nord CE में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में ही हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा। तो यस, एक SD कार्ड वाला लगाने का स्लॉट आपको CE5 में मिल जाएगा। जो लोग SD कार्ड अभी के जमाने में भी यूज करते हैं, कितने लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यस, यहाँ पर हैप्टिक्स जो है काफी बेटर आपको iQOO के साथ देखने को मिल जाते हैं। टक टक वाले मिलते हैं, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन CE5 से काफी ज्यादा बेटर। CE5 में भाई साहब बिलो एवरेज मिलते हैं, जिनको मैं ऑफ ही करने के लिए रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा एक और चीज में iQOO बेटर हो जाता है कि आपको स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। CE5 में आपको मोनो स्पीकर मिलते हैं, बट यहाँ पर मोनो स्पीकर थोड़े लाउड है। स्टिल हम इसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर सेट जो है एनी डे बेटर होते हैं मोनो स्पीकर से। Neo 10R CE5 के थोड़े मोनो स्पीकर होने के बावजूद लाउड है, लेकिन एनी डे स्टीरियो स्पीकर सेट ज्यादा बेटर यहाँ पर आपको साउंड देंगे। थोड़ा सराउंड साउंड का भी मजा आएगा, उसमें आपको मजा बहुत आएगा। और ऐसा ही कंटेंट देखने में भी आपको मजा आएगा अगर आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो ऐसे ज्यादा मजा लोगों तक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोनों में ही जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल वाला। प्लेसमेंट नीचे साइड है दोनों की। और दोनों फोन ऐसे है ना कि आप एक हाथ से यूज नहीं कर सकते, ऑल द टाइम दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। थोड़ा बड़े कैटेगरी में दोनों ही फोन आ जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बेटर रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है iQOO के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन, और फुल HD प्लस मिलता है आपको Nord CE के साथ। देखो रेजोल्यूशन का बहुत ज्यादा एज सच छोटी स्क्रीन में फर्क नहीं पड़ता। बड़ी स्क्रीन हो तब हाँ, वहां पर थोड़े पिक्सल्स आपको ज्यादा बेटर दिखते हैं। बट एनीवे, इसके अलावा फ्लैट डिस्प्ले दोनों में ही मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो है ना दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। नेटफ्लिक्स में भी दोनों में HDR में सर्टिफिकेशन मिलता है। एंड यूट्यूब में 4K HDR वीडियो दोनों में ही चल रही थी। अभी थोड़े दिन पहले CE5 में हम चला रहे थे तब अटक रही थी, लेकिन अभी सही चलने लगी है। इसके अलावा यहाँ पर जितना कंटेंट वगैरह देखा, कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा। दोनों में ही कलर्स वगैरह भी इक्वली सही दिखते हैं। बाकी बेसिक सी प्रोटेक्शन मिलती है दोनों में। CE5 में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट सेंसेशन की मिल जाती है iQOO के साथ। बट स्टिल मैं बोलूंगा आप टेम्पर्ड ग्लास दोनों में ही लगा लेना। एंड अगर आप बेजल्स भी देखोगे, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आउटडोर में भी इनफ दोनों ब्राइट हैं, बट अगर दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो थोड़ा CE5 का ज्यादा ब्राइट यहाँ पर लगता है। बट ऐसा दोनों में ही दिक्कत नहीं आने वाली आउटडोर वाली सिनारियो में। और दोनों में ही जो है ना आपकी लो ब्राइटनेस में आंखों पे प्रोटेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर PWM का ऑप्शन तो iQOO में दे रखा है, लेकिन CE5 वालों ने मेंशन नहीं किया। बट कोई भी फ्लिकरिंग का इशू CE5 में भी हमने लो ब्राइटनेस में नहीं देखी। इसके अलावा Neo 10R की डिस्प्ले 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पर Nord CE5 के साथ। लेकिन नॉर्मल सिनारियो में जैसे पूरा सिस्टम यूज करोगे, वहां पर दोनों में ही 120 हर्ट्ज है। लेकिन गेमिंग के टाइम पे कुछ गेम्स में iQOO में आपको 144 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस डिस्प्ले वाला मामला भी थोड़ा यहाँ पर बेटर हो जाता है iQOO के साथ। इसके अलावा कनेक्टिविटी में दोनों में ही चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। दोनों में NFC नहीं है, दोनों में IR ब्लास्टर देखने को
को मिल जाता है। बाकी आपकी 5G की स्पीड दोनों में ही सही आती है, डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं। बाकी दोनों में ही 5G प्लस देखने को मिल जाता है। Vio 5G दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉल करते टाइम Vio LTE पे आ जाते हैं। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से आप दोनों में कर सकते हो, लेकिन डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको यहाँ पर OnePlus के साथ मिलता है ना। अब आ जाता है मेन डिफरेंस, जहां पर चीजें जो है ना काफी उलट पुलट होने वाली है। तो यहाँ पर iQOO में फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और OnePlus में OxygenOS देखने को मिल जाता है। दोनों Android 15 पे बेस्ड है, लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया है यहाँ पर ज्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगे OnePlus Nord के साथ, जिसमें 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। और वहीं पे आपको जस्ट 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे Neo 10R के साथ। इसी के साथ साथ ना क्लीन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको Nord के साथ देखने को मिलेगा। बाकी दोनों में ही शुरू में जो है 5-6 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी सेटअप के टाइम पे कुछ रिकमेंडेशंस को आपको ऑफ करना है iQOO में, और कुछ के रिकमेंडेशंस को आपको ऑफ करना है OnePlus में। दोनों की फुल वीडियो है चैनल पे, तो एक बार उन वीडियो के सॉफ्टवेयर सेक्शन को देख लेना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आ जाती है बात लुक्स। एनी डे लुक्स यहाँ पर बेटर आपको Nord के साथ देखने को मिल जाएंगे। काफी मॉडर्न फील देते हैं, नया फीचरिस्टिक्स आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, एंड ओवरऑल आपको एस्थेटिक्स जो है UI के ज्यादा बेटर Nord के साथ मिल जाएंगे। वहीं पे जो है iQOO का फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, बोरिंग टाइप का है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखने में भी नहीं लगता है, एंड ओवरऑल जो है ना आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा मतलब कि मजा नहीं आएगा चलाने। लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा दोनों ही UI जो फीचर रिच हैं, आप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऑल डे ऑन आप इसे बस iQOO में ही रख सकते हो। यहाँ पर Nord C5 में ऑल डे ऑन रखने का नहीं है ऑप्शन। होपफुली अपडेट के साथ ये चीजें दे दे। बाकी सीमलेस वाले भी जो है Nord C5 से इन लोगों ने गायब कर रखा, तो होपफुली वो भी अपडेट के साथ Nord में हमें देखने को मिल जाए। बाकी AI की फीचर्स काफी ज्यादा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं Nord के साथ, और ये दोनों AI की फीचर्स की लिस्ट है, तो आप लोग देख सकते हो साइड बाय साइड की ऑलमोस्ट ही सारे प्रीमियम फीचर AI के आपको Nord के साथ मिलेंगे। वहीं पे बेसिक से आपको मिल जाते हैं iQOO के साथ। इसके अलावा अगर बात करें एनिमेशन की, देखो एनिमेशन दोनों में ही मिलते हैं। जैसे आप ओपन करोगे, आप क्लोज करोगे, कंट्रोल सेंटर का एनिमेशन दोनों में कहीं पे भी कटौती नहीं की गई है, लेकिन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा फ्लूइड यहाँ पर फील होते हैं। अगर दोनों में से चूज करना हो तो Nord के एनी डे फील होते हैं बेटर, क्योंकि OxygenOS ना काफी ज्यादा यहाँ पर ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाती है। अब और ज्यादा स्मूथ दोनों में ही फील होने का कारण ये भी हो जाता है कि प्रोसेसर दोनों में अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन वाली चिप मिलती है आपको iQOO के साथ, और डायमेंसिटी की मिल जाएगी 8350 की आपको Nord के साथ। बाकी दोनों में LPDDR5X रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है बेस वेरिएंट के साथ। अगर आप 256GB लेंगे iQOO में, उसमें UFS 4.1 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बेंचमार्किंग स्कोर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़े बेटर निकल के आ जाते हैं आपके iQOO के साथ, बट बहुत ज्यादा ऐसा मार्जिनल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, अगर आप डे टू डे टास्क करते हो, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, 3-4 ऐप एक साथ खोल लेते हो, उनको चलाना पसंद करोगे, दोनों ही फोन डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो उस सिनारियो में सेम ही चीजें दोनों में देखने को मिलेंगी। बाकी रैम मैनेजमेंट आपको थोड़ा बेटर iQOO के साथ देखने को मिल जाता है। जब हमने दोनों में ही 10 ऐप्स को खोले थे, उसमें से 10 के 10 ऐप को iQOO ने जो है बैकग्राउंड में रखा था, वहीं पे Nord में जो है 3-4 ऐप क्लोज हो गए थे। बाकी इसके अलावा अगर आप थोड़ा हैवी भी जाते हो, जैसे शटर स्पीड वगैरह टेस्ट करते हो, तो यहाँ पर शटर स्पीड आप दोनों की ही अच्छी मिल जाती है। उसके बाद मिनिमाइज करोगे आप तुरंत, देन यहाँ पर दोनों में ही कोई लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। बट एनीवे डे टू डे यूसेज में मैं बोल रहा हूँ दोनों ही यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में भी काफी चीजें दोनों में काफी सिमिलर देखने को मिल जाती है। जैसे सबसे पहले BGMI में दोनों में ही 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। Nord में 90 FPS मिलता है गेम में, लेकिन आप FPS बूस्ट करके इसे 120 FPS पे चला सकते हैं। एंड दोनों में ही जो है ना 90 to 110 के बीच में हमें FPS देखने को मिल रहे थे। और हमने अलग अलग टाइप के यहाँ पर मैचेस भी ट्राई किए थे, क्लासिक खेला था, कभी TDM वगैरह खेला था, इनफैक्ट COD मोबाइल भी हमने खेला, दोनों में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आप बोल सकते हो 110 to 120 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस हमें दोनों में देखने को मिला। अब इसके बाद हमने जब जेंशिन इम्पैक्ट ट्राई किया ना, तो जेंशिन इम्पैक्ट में यहाँ पर 60 FPS मिलता है आपको Nord के साथ, बट FPS बूस्ट करके 90 FPS पे चल जाता है। बट यहाँ पर जस्ट 60 FPS का ही सपोर्ट आपको मिलता है Neo 10R के साथ। तो क्या फायदा ऐसे 144 हर्ट्ज का, जब वो भाई साहब गेमों में आपको सपोर्ट ही देखने को नहीं मिल रहा है, बस लिमिटेड गेमों में उसका सपोर्ट है। तो जेंशिन इम्पैक्ट में यहाँ पर हमें 50 से 60 एवरेज के बीच में Neo 10R में देखने को मिले थे, और जब हमने यहाँ Nord में खेला तो 60 to 80 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। बाकी इसके अलावा दोनों में ही जो है ना जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे से काम करती है। साथ में दोनों में कोई मेजर हीटिंग का इशू मैंने फेस नहीं किया। बहुत अच्छी चीज है कि डायमेंसिटी होने के बावजूद Nord में सच मेजर हीटिंग नहीं है। एनीवे स्नैपड्रैगन तो ऑल डे यहाँ पर बेटर रहता है गेमिंग के लिए। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी, अगर आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे लेवल की गेमिंग चाहिए दोनों फोन में, देन डेफिनेटली Neo 10R जो है ना थोड़ी बेटर आपकी गेमिंग करवा देगा। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पर और गेम्स में अच्छे FPS का सपोर्ट चाहिए, जब 144 हर्ट्ज दिया है, तो ये चीजें भी ऑप्टिमाइज होके आनी चाहिए कि हमें हर गेम में 144 हर्ट्ज को मिले, एटलीस्ट जो हम गेम कंटिन्यूसली खेलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि Nord CE5 जो है बहुत बुरा परफॉर्मेंस देता है। ये भी भाई साहब बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, टक्कर का परफॉर्मेंस ही देता है। और
ऐसा ही ये तगड़ा परफॉर्मेंस देता है अपने बैटरी सेक्शन में, क्योंकि बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर 7100 mAh की, जो 6400 mAh की मिलती है यहाँ पर iQOO के साथ। तो iQOO में यहाँ पर 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, और जो कि यहाँ पर हमें मिला 11 घंटे या 11 घंटे प्लस का नॉर्ड के साथ। सो यस, कहीं ना कहीं थोड़ा बैटरी बैकअप आपको ज्यादा नॉर्ड के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों में कोई ऐसा मेजर आइडल ड्रेन का इशू देखने को नहीं मिला 5G पे ओवरनाइट पे। एंड चार्जिंग भी जो है ना, आपको 80 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है, बट 60 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है ये आपका Neo 10R में। बट यहीं पे जो है थोड़ी बैटरी कैपेसिटी बढ़ी है, तो 70-80 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में नॉर्ड सी पे। बट यस, ओवरऑल थोड़ा बैटरी बैकअप बेटर आपको मिल जाएगा CE4 के साथ। अब अगर बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है ना नॉर्ड CE5 के फेवर में आ जाते हैं। वो क्यों? देखो, सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, दोनों में ही सोनी के सेंसर है। फ्रंट में ज्यादा बेटर 32 मेगापिक्सल का शूटर आपको मिलता है iQOO के साथ, वहीं पे 16 मेगापिक्सल का मिलेगा जस्ट यहाँ पर नॉर्ड के साथ। देखो, सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना थोड़े लाइट को ज्यादा अच्छे से बैलेंस करता हुआ फेस पे मुझे नॉर्ड लगा। यहाँ पर iQOO में थोड़ी वॉर्मिश टाइप की फोटो देखने को मिल रही थी, एंड CE5 में थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड था, बट ओवरऑल सही लग रही थी फोटोज। तो यस, थोड़ा कलर साइंस मुझे ज्यादा बेटर नॉर्ड के साथ लगा। इसके अलावा डिटेलिंग बेटर आपको मिल जाती है iQOO के साथ, 32 मेगापिक्सल है क्योंकि थोड़ी वो ज्यादा डिटेल मिलेंगी, बट ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा नॉर्ड के साथ। इसके अलावा HDR दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी दोनों में ही ठीक ठाक यहाँ पर हो जाता है। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि आप जब फोटोज ले रहे हो तो आपका ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। और बैक में भी बात करें तो बैक में मेन सेंसर से मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर फोटोज नॉर्ड की लगी। ओवरऑल कलर टोन भी सही है, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कलर को ये बैलेंस करता है, लाइट भी बैलेंस करता है। iQOO में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही वाइट कर देता है फेस टोन को। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक और चीज का इशू आ रहा था कि यहाँ पर फॉग आ गया। जैसे आप भाई साहब बाहर जाओगे, अगर आपके यहाँ पर मानसून वाला क्लाइमेट थोड़ा ह्यूमिड है, देन वहां पर इसमें फॉग आ जाता है। ऐसे बहुत लोगों ने जो है रिपोर्ट किया है, ट्विटर पे भी हमने ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े तो वहां पर भी जुड़ जाइए, ऐसी समस्या हम डायरेक्टली ब्रांड पहुंचाते रहते हैं। सो ये इशू हमें iQOO Neo 10R में देखने को मिला। इनफैक्ट इनका ही iQOO Z10R है, उसमें भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर अंदर चले जा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या ये फिक्स हो जाता है? देखो, कुछ देर आप फोन को ऐसे कैमरा बंद करके रख दोगे तब वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, बट दोबारा कैमरा यूज करोगे दोबारा से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, फिर फोटो लो, फिर ब्लर आएगी फिर। सो ये चीजें कुछ इस टाइप की फॉगी टाइप की आपको फोटोज देखने को मिल जाएगी Neo 10R में अलग अलग मोड में। बाकी देखो, मेन से आप दोनों में ही 2x में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ी बेटर फोटोज आपको नॉर्ड की लगेंगी। एंड मैक्सिमम जूम iQOO में 10x में होता है, CE5 में 20x तक हो जाता है, बट डिटेलिंग दोनों की ऑलमोस्ट ना के बराबर ही देखने को मिलती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोज में रहे, तो आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कौन परफॉर्म करता है किस लाइटिंग सिनेरियो में। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में दोनों में ही 1x एंड 2x में क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ी फोटोज बेटर नॉर्ड की लगी। थोड़ा ओवरऑल जो है ना लाइट को अच्छे से बैलेंस करता है नॉर्ड। एंड सोशल मीडिया रेडी टाइप की आपको वैसी फोटोज मिलेंगी। बाकी ओवरऑल HDR दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 1x एंड 2x दोनों में। इसके अलावा जब हम अल्ट्रा वाइड में टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फोटो नॉर्ड की ज्यादा बेटर आ रहे थे। यहीं पे नहीं, जब हमने नाइट मोड में क्लिक की फोटोज तो वहां पर भी थोड़ा लाइट को ज्यादा कैप्चर करता हुआ नॉर्ड हमें देखने को मिला। इसके बाद जब हम वीडियो वाले डिपार्टमेंट में गए तो यहाँ पर बेटर रेजोल्यूशन iQOO के साथ मिल जाता है 4K 30 FPS का, और वहीं पे आपको मिलता है फुल HD 60 FPS का नॉर्ड के साथ। लेकिन 4K की रिकॉर्डिंग iQOO में स्टेबल नहीं आती है, यहाँ पर फुल HD 60 FPS स्टेबल मिलती है। स्टेबलाइजेशन ओवरऑल किसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर मिल रही है, इसका आपको आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा बैक से दोनों में ही 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, दोनों में स्टेबल वीडियो आती है। लेकिन एनी डे अगर मेरे को चूज करना होगा, मैं भाई साहब नॉर्ड CE5 को चूज करूंगा, उसकी वीडियो मच बेटर देखने को मिल रही है। iQOO में आप देख रहे होगे कि थोड़ा फॉगी इशू भी आने लगा है, तो फॉग लगने लग जाता है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी भी मेरे को ज्यादा बेटर नॉर्ड की लगी। सो ओवरऑल कैमरा को समअप करे तो कहीं ना कहीं नॉर्ड की फोटोज वीडियो ज्यादा मुझे बेटर लगी देन iQOO Neo 10R। सो गाइस, ये थी सारी कहानी इन दोनों फोन के बारे में। आई होप अभी तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी और ये समझ आ गया होगा कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पर अगर अभी भी नहीं समझ आया तो दोनों के जो है ना मेन पॉइंटर्स जो डिफरेंस है बड़े वो आपको साइड बाय साइड दिख रहे होंगे। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप 25,000 के अंडर में कौन सा फोन लेना पसंद करोगे दोनों में, देखो मेरी मेजर प्रियोरिटी ऐसे गेमिंग बहुत ज्यादा नहीं। मैं गेमिंग करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दिन भर ही गेमिंग कर रहा हूँ। अगर गेमिंग टॉप प्रियोरिटी नहीं है, उसके अलावा आप मोनो स्पीकर से काम चला सकते हो, देन मैं बोलूंगा नॉर्ड CE5 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा। बेटर सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, अपडेट्स, बेटर AI के फीचर मिल जाते हैं, एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर भी करती हैं। तो उस केस में मैं नॉर्ड CE5 के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी आपका यूसेज के हिसाब से कौन सा दोनों में से बेस्ट बैठ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अभी तक वीडियो को देखा है, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना है, तो आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जुड़े रहना है ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। सो हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वाट वीडियो साथ। नेक्स्ट कंपेरिजन चाहिए तो किसके साथ चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। सो टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट, बाय बाय।